वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 27 दिसंबर 2021। 27 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर बात आती है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है, ये यहाँ से ध्यान रखें। और एक्चुअली मैंने आपको ये भी बताया था कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगर वहीं पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की, तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है शिवहर। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, अगर बात किया जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना सबसे बड़ा है और शेखपुरा सबसे छोटा है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में विस्तारपूर्वक लिखें। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, जो लोग घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इसे तैयार करते हुए बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। हालांकि इसके बारे में पहले भी मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन अब ये घोषणा की गई है कि अब इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है, यानी कि इस ऐप का जो नाम है यह है चक्र। चक्र नाम का एक ऐप भी हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार पुलिस जल्द ही अपराधियों का लेखा जोखा रखने वाला ऐप चक्र लॉन्च करेगी। इस ऐप का नाम है चक्र, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस वर्ष के फरवरी माह से इस पर काम चल रहा है, यानी कि फरवरी 2021 महीने में ये कार्य स्टार्ट हुआ था, तभी भी मैंने आपको इस बारे में बताया था। अगला पॉइंट है कि पुलिस मुख्यालय के अनुसार अभी तक 5,94,490 अपराधियों के आंकड़े इसमें दर्ज किए जा चुके हैं, यानी कि इस ऐप पर ये सारी कह सकते हैं अपराधियों के आंकड़े दर्ज किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से बिहार पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी। इसी उद्देश्य के साथ इस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है और इस पर कार्य प्रगति पर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। अब ये ऑपरेशन प्रहार क्या है, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर के विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। यहाँ से ध्यान रखिए इसका उद्देश्य क्या है इस ऑपरेशन प्रहार का। आपको ध्यान रखना है कि राज्य में जिस प्रकार के कह सकते हैं अपराध होते हैं या फिर अपराधियों को पकड़ने के लिए या फिर शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है हाल ही में। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन प्रहार। अब यहाँ पे हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है। ये घोषणा भी हाल ही में हुई थी और इस पर कह सकते हैं निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार की कोसी नदी, जिसे कि कोसी नदी को बिहार में शोक का नदी भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार की कोसी नदी पर सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच देश के सबसे लंबे सड़क पुल का निर्माण शुरू हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बकौर एक जगह का नाम है और साथ साथ ये भेजा भी एक जगह का नाम है। बकौर सुपौल जिले के अंतर्गत आता है और वहीं पर मधुबनी जिले के अंतर्गत भेजा आता है। तो इन दोनों के बीच सबसे लंबा सड़क पुल का निर्माण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो ध्यान रखना ये कोसी नदी पर इसका निर्माण हो रहा है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि इस महासेतु के सिर के दोनों तरफ बने तटबंध से सीधा जोड़ा जा रहा है और इस कारण से यह महासेतु देश का सबसे लंबा हो जाएगा। इस पुल में कुल अगर हम बात करें तो 171 पिलर होंगे और इसकी जो लंबाई होगी वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। ये बातें यहाँ पर कही जा रही है कि 10 किलोमीटर से भी अधिक इसकी लंबाई होगी और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है और यह निर्माण कार्य दो एजेंसी गेमन इंडिया और साथ साथ ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिलकर की जा रही है। तो दोनों यहाँ से ध्यान रखें, दो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा कि इस पुल की लंबाई लगभग कर सकते हैं 10 किलोमीटर से भी अधिक होगी। हमने यहाँ पे उसी को आगे लिखा है कि वर्तमान में असम का 9.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा भूपेन हजारिका सेतु देश का सबसे लंबा पुल है, लेकिन इसके निर्माण हो जाने से, यानी कि बिहार में जो कोसी नदी पर इसका निर्माण हो रहा है, तो इसके निर्माण हो जाने से ये कह सकते हैं भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब चलते हैं हम अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये घोषणा अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वैदिक गणित क्या होती है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो गुजरात राज्य के विद्यालयों में अगले वर्ष से वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। वैदिक गणित को लेकर के दावा किया जाता है कि यह अंकगणितीय समस्याओं को हल करने का एक आसान और तेज तरीका है। और यह घोषणा 22 दिसंबर को प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के मौके पर की गई। आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष भारत में 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर गणित दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर अभी हाल ही में ये गुजरात सरकार द्वारा घोषणा किया गया है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में वैदिक गणित की चर्चा की है कि वैदिक गणित एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो अंकगणितीय संक्रियाओं को 16 सूत्रों में एकीकृत करके गणित को सरल बनाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऐसा दावा किया जाता है या फिर ऐसा माना जाता है कि वैदिक गणित के माध्यम से पाठ्यक्रम में जो मतलब इसे शामिल किया जाएगा, कह सकते हैं इससे अंकगणितीय समस्याओं को हल करने में आसानी होगी और साथ ही साथ समय का भी कह सकते हैं बचत होगा। इसी को ध्यान रखते हुए ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात के बारे में हमने कुछ पॉइंट को लिखा है कि डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहीं पर मतलब कह सकते हैं इसका आयोजन किया जाएगा। हमने अगला पॉइंट लिखा कि इटली द्वारा गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा और साथ साथ भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया है मेगा फूड पार्क, तो अगर हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बन रहा है, ये ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय को पुनर्निर्माण के लिए कितने लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लगभग कह सकते हैं $5.25 लाख का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर अनुदान दिया गया है। तो सही आंकड़े यहाँ पर है कि $4.75 लाख का अनुदान दिया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित इंटरनल गांधी म्यूजियम को फोर्ट बेंड काउंटी ने $4.75 लाख का अनुदान दिया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको यहाँ पर लगभग कह सकते हैं $5 लाख भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन याद रखिएगा, $5.25 लाख का अनुदान अभी हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी की विचारधारा और विरासत को सजोने वाले अमेरिका के इस प्रथम संग्रहालय को अमेरिकी बचाओ योजना द्वारा संवारा जा रहा है और हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के वहाँ पर मेंबरशिप लेने के बाद सारे नोट्स आप वहाँ पर डेली बेसिस पे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसे आप कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में FIO कहा जाता है, तो FIO ने अगले वित्त वर्ष में कुल निर्यात कितने अरब डॉलर पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि $475 अरब इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FIO ने अगले वित्त वर्ष में कुल निर्यात 460 से 475 अरब डॉलर पर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया या फिर लक्ष्य रखा है। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FIO की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट है ये A शक्तिवेल हैं। तो ये ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है हाल ही में आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका निर्माण अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ कि भारतीय सेना ने एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। आपको इस एप्लीकेशन के बारे में और भी चीज़ें बता दूं कि यह नई पीढ़ी का आधुनिक वेब आधारित एप्लीकेशन है और इसे सेना के सिग्नल्स कोर के अधिकारियों के समूह द्वारा विकसित किया गया है। इसे पिछले 15 वर्ष से कार्यरत आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के स्थान पर सेना के आंतरिक नेटवर्क पर लगाया जाएगा। अब यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से पहले सेना में किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता था। इसका नाम है आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग, जो कि पिछले 15 वर्षों से इसका इस्तेमाल हो रहा था सेना में, लेकिन अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया जा चुका है जिसका नाम है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो अब इसका इस्तेमाल होगा। इस एप्लीकेशन की विशेषताओं को हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि इस एप्लीकेशन में कई प्रकार की अत्याधुनिक विशेषताएं हैं,
जिनमें कि बहुस्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग, गतिशील वैश्विक पता पुस्तिका और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्प शामिल हैं। और साथ ही साथ यह मैसेजिंग एप्लीकेशन सेना के रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और साथ साथ मैसेजिंग आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी, जिससे ध्यान रखते हुए हाल ही में इसको तैयार किया गया। इसका नाम ध्यान में रखिए, यहाँ से दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, पहले कौन सा एप्लीकेशन था, अब ये नया कौन सा आया है, तो दोनों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी और इस प्रकार यह लागू हुआ था और तब से प्रत्येक वर्ष भारत में 24 दिसंबर को यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे इस अधिनियम का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे कि दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है और इसी के मतलब के ध्यान रखते हुए इसी को ये अधिनियम को लाया गया था, जिसके बाद यहाँ पर यह दिवस भी मनाए जाने की घोषणा हुई। हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व की तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में कुछ प्रमुख दिवस के बारे में चर्चा किया है कि प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है। आपको मैंने बताया था कि डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा यह है कि 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस और साथ ही साथ हमारा 25 दिसंबर को है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और सुशासन दिवस जिस दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है इसी दिन क्रिसमस डे भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। हमारा अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये चलो मोबाइल ऐप और ये स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हमने महाराष्ट्र की चर्चा की है तो महाराष्ट्र के बारे में हमने दो पॉइंट को लिखा है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया और साथ साथ महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश का पहला एलएनजी पोर्ट स्थापित किया गया है। ये दोनों यहाँ से ध्यान रखें, दोनों ऑलरेडी मेरा बताया हुआ प्रश्न है। चलते हैं 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी इसका राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। आपको यहाँ पर अभी इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए हमने नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि हार्मनी फाउंडेशन हर वर्ष मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए एक थीम की पहचान करता है और उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो कि पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं। और इस वर्ष के लिए जो चुना गया है ये डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को चुना गया है और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को इस वर्ष कह सकते हैं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, पद्म भूषण जो है ये पद्म पुरस्कार की श्रेणी में आता है और अगर हम बात करें तो ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। अगर हम पहले की बात करें तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि पुरस्कार विजेताओं को फाउंडेशन के संस्थापक यानी कि हार्मनी फाउंडेशन द्वारा जो ये प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है, तो इसके संस्थापक अध्यक्ष जो हैं ये डॉक्टर अब्राहम मथाई द्वारा मतलब कह सकते हैं सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न अमेरिका में आयोजित जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनहात सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अनहात सिंह ने फिलाडेल्फिया में प्रतिष्ठित जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट की अंडर 15 लड़कियों की श्रेणी जीतकर इतिहास रच दिया है और आपको ध्यान होगा ये भारत की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अनहात सिंह और ये दिल्ली की रहने वाली है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा कि दिल्ली की 13 वर्ष यानी कि इनकी जो उम्र है ये 13 वर्ष है और 13 वर्षीय लड़की अनहात सिंह ने अर्लेन स्पेक्टर सेंटर में खेले गए फाइनल मैच में मिस्र की जैदा
मोरेई को मात दी है, यानी कि मिस्र के जायदा मोरेई को हराकर इन्होंने मतलब कह सकते हैं इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको ध्यान रखना इस खिताब का नाम है जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट अंडर 15। तो इसी खिताब को इन्होंने अपने नाम किया है। देखिए हमने नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश टूर्नामेंट में 41 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 850 से अधिक स्क्वैश जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान पर रही भारत की अनहाद सिंह। अब यहाँ पे बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में एक पॉइंट हमने लिखा है कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक उजला जया को तिब्बती मामलों के विशेष सहयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जानकारी मैंने आपको डिटेल में दिया था। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। यह किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल से संबंधित है। अब ये विरोध क्यों किया जा रहा है यहाँ पे हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे। ये चर्चा का विषय बना हुआ, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें सिल्वर लाइन परियोजना की, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है, जैसे कि राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन के संचालन की परिकल्पना की गई है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, इस मतलब कह सकते हैं परियोजना की मदद से जो राज्य का उत्तरी और दक्षिणी छोर है, इसके मतलब कह सकते हैं मध्य जो ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा। ऐसी परिकल्पना अभी हाल ही में की गई है और इस परियोजना को केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। ये लक्ष्य भी लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, हालांकि कई राजनीतिक समूहों द्वारा यह तर्क देते हुए यह परियोजना का विरोध किया जा रहा है कि यह परियोजना आर्थिक रूप से पूर्णतः अलाभकारी है और इसके कारण लगभग कह सकते 30,000 परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है और साथ साथ इस परियोजना के कारण वृक्षों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में केरल में कह सकते हैं कई राजनीतिक समूहों के द्वारा या फिर कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये केरल राज्य से संबंधित है, ये सिल्वर लाइन परियोजना। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का एक बुक मार्केट में लॉन्च हुआ है। इस बुक में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल है। ये अर्धवार्षिकी है। आप चाहें तो नजदीकी बुक स्टॉल से इसे परचेज कर सकते हैं और साथ साथ से अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा हमारा एक बुक बिहार स्पेशल का वार्षिकांक है, जिसमें कि जनवरी 2021 से नवंबर नहीं बल्कि दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स होंगे। वो जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाला हो, तो उस बुक को भी आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लेकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू यहाँ पर 67वीं बीपीएससी को लेकर के आप यहाँ पर टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग 68वीं के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ पर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को पहले से ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार यहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।